चर्चा ही नहीं हुई थी। जिस जिस चीजों पे चर्चा हुई मुझे पता है, मैं खुद सदन में बेबाक बोलने वाला इंसान हूँ, मैं दब के नहीं रहता हूँ। मुझे पता है कि अगर सदन में आता बहुमत उनकी थी, वो पास कर दिए होते, लेकिन जब सदन में ये नहीं हुआ तो मैं उसकी मुखालिफत करने के लिए खड़ा होता कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो असंवैधानिक तौर पर, और असंवैधानिक चीजों का मैं मुखालिफत करने के लिए तैयार रहूंगा। मैं एक अदना सा इंसान, मान लीजिए मैं एक छोटा सा पार्षद हूँ किसी भी इस वार्ड का, एक अदना सा, मैं आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ूंगा और मैं भाजपा को हराने का कार्य करूंगा। और जहां तक हो जाएगा, मेरी जो मुझे जो मानने वाले लोग हैं, हमारे छोटे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी कि अगर किसी के घर के ऊपर से उड़ाया गया ड्रोन कैमरे, तो आप कैसे बता सकते हैं कि उसके अंदर कितना कॉमर्शियल है। आपने कॉमर्शियल कहीं पे 500, जिसका मकान ही 500 स्क्वायर फीट है, उसमें आप 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट उसके मकान को दिखाते हो, जिसमें से 500, 1000 पूरा का पूरा कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल कर देते हो। तो उन्होंने बोला कि एक हम लोगों ने जीआईएस का फॉर्म निकाला है जिसपे ये होगा कि भवन स्वामी की आपत्ति की दशा में, कि अगर उनको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो भवन स्वामी की आपत्ति की दशा में क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा कि भवन स्वामी की कहते हैं कि मीट की दुकानें, दारू की दुकानें नहीं खुलेंगी, ठीक है, अच्छी बात है, एक तरीके से आपका धार्मिक चीज है, आपके धर्म का पूरा सम्मान मैं करता हूं, क्योंकि मेरा भी एक धर्म है, मैं आपके धर्म का सम्मान करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं नगर निगम से कहूंगा कि जिनकी दुकानें बंद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इसमें हम वाराणसी के वार्ड 98 जमालुद्दीनपुरा के पार्षद तैयब साहब से जुड़ चुके हैं। बात करेंगे इस समय जो अल्पसंख्यकों के साथ जो शोषण हो रहा है उस पर, और अभी इस हाल ही में गृह कर जो है, मकान टैक्स बराबर ये बढ़ कर आ रहे हैं, तो इसके लिए सदन में क्या आवाज़ें उठ रही हैं, क्या प्रयास हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। देखिए, इनका जो गृह कर बढ़ के आया है, मैं उस मुद्दे पे बात किया हूँ, सदन में भी बात किया हूँ। उस मुद्दे को मैंने अध्यक्ष जी मेयर साहब से मैंने इसका लिखित में मैंने प्रस्ताव दिया था इसको कि निरस्त किया जाए। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जीआईएस सर्वे हुआ था, ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूट सिस्टम से सर्वे कराया गया था, जिसमें जापान की कंपनी थी, हैदराबाद के ठेकेदारों ने लेकर बनारस में 2018 और 19 में इसका सर्वे किया ड्रोन कैमरे से। तो इस पर जब चर्चा हुई तो मैंने नगर आयुक्त महोदय से पूछा कि नगर आयुक्त महोदय, क्या ड्रोन कैमरे ने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी कि अगर किसी के घर के ऊपर से उड़ाया गया ड्रोन कैमरे, तो आप कैसे बता सकते हैं कि उसके अंदर कितना कॉमर्शियल है। आपने कॉमर्शियल कहीं पे 500, जिसका मकान ही 500 स्क्वायर फीट है, उसमें आप 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट उसके मकान को दिखाते हो, जिसमें से 500, 1000 पूरा का पूरा कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल कर देते हो। तो उन्होंने बोला कि एक हम लोगों ने जीआईएस का फॉर्म निकाला है जिसपे ये होगा कि भवन स्वामी की आपत्ति की दशा में, कि अगर उनको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो भवन स्वामी की आपत्ति की दशा में क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा कि भवन स्वामी की आपत्ति की दशा में भवन स्वामी आपत्ति करेगा तो इसमें एक तरीके से जनता का शोषण होगा। शोषण होने का तात्पर्य यह है कि अब इंस्पेक्टर आएगा, वो आख्या लगाएगा, जोनल टीएस सिग्नेचर करेंगे, तब वो जाके कंप्यूटर में लगकर अटैच होकर उनका गृह कर जो भी मौजूदा हाल में रहेगा वो कम होगा। लेकिन ये कम होने का सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें धांधली बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा। वो लोग आएंगे, पैसे मांगेंगे कि हम इतना नहीं इतना कर देंगे, पावर लूम को कॉमर्शियल में डाल दिया गया है, और इस तरह से बुनकरों का या जो भी बनारस की जनता है उनका शोषण किया जाएगा। तो इसके खिलाफ मैंने मुहिम उठाया कि आप ये बता दीजिए कि जो पावर लूम है, जो व्यक्ति चलाता है, वो आत्मनिर्भर के तहत बात करता है, आत्मनिर्भर भारत के तहत वो कार्य करता है। अब वो पावर लूम चलाता है, 1 मशीन 2 मशीन 4 मशीन चलाने वाले व्यक्ति वो कहीं से लाकर बानी बीनते हैं, ना कि वो पर्सनल अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और वो जहां बेचते हैं इस चीज को, जिस गिरस्ता के यहाँ जाते हैं, जिस दुकान पर चौक में जहां बेचते हैं, वो तो खुद दुकान खोले हुए हैं कॉमर्शियल, उनसे आप टैक्स लें। आप गरीब से टैक्स लेके क्या करेंगे? गरीब का एक तरीके से शोषण है। तो मैंने कहा कि या तो आप लोहार जिस तरह उनसे कॉमर्शियल ले जाता उस तरह ले, 1 रुपये 5 पैसे पे, आप उनसे उनके रेसिडेंटियल से जस्ट 3 गुना लेंगे, तो इस तरह नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज मैंने रखा कि या तो आप एक कार्य कर लीजिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली विभाग द्वारा लिया जाता है कि जो 5 किलो से कम रहेगा उसको हम सब्सिडी देंगे, ठीक है, 860 रुपया 1 HP का। जो 5 किलो से ऊपर रहेगा
उसको हम रीडिंग के हिसाब से सब्सिडी देंगे। तो मेरा कहना है कि आप इसी तरह कर लेते, जिस जो भाई गरीब व्यक्ति है वो 5 किलो से कम ही यूज करेगा, आप इस तरह कर लेते, लेकिन इस तरह इन्होंने नहीं किया। जब मैंने मेयर साहब से बात की पर्सनली, तो मैंने कहा अध्यक्ष जी ये जनता का शोषण है, आप GIS सर्वे को नकारिए। और रियली जो ठीक है, मैं मानता हूं कि इन्होंने बोला कि एक इसका लाभ मिला है हमें कि 64,000 ऐसे मकान थे बनारस के अंदर जो कर नहीं दे रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे मकान का, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा शोषण भी तो हुआ है। कर लेने के लिए टीम लगाइए, बढ़ाइए, कर लीजिए, लेकिन 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बने, ठीक है, निर्माण हुआ है वो कर देंगे, लेकिन GIS सर्वे को निरस्त किया जाए, जो जनता के ऊपर भारी मार है और शोषण है जनता का। ऐसे में एक चीज़ और देखा जाए, जिस तरीके से आपने पूरी बातें रखी, इसमें एक चीज़ और है, जैसे गृह कर तो तमाम चीज़ें चली रही हैं, इसके साथ आपके ऊपर एक और अल्पसंख्यकों पर एक और चीज़ आ गई कि मीट की पाबंदी जगह जगह पे, जहाँ जहाँ बिल रहते हैं काशी विश्वनाथ के आसपास 2 किलोमीटर तक ये पाबंदी लगाई गई। क्या ये चीज़ें सदन में आपके सामने आई थी बातें? देखिए, मैं उस दिन सदन में था, मैंने इसका न्यूज़पेपर पढ़ा, सदन में ये कोई चर्चा नहीं हुई है। जो इनका कहना है, इंद्रजीत सिंह जो पार्षद माननीय थे, उनका कहना है कि सदन में इन्होंने प्रस्ताव दिया था, सदन में कोई ऐसा प्रस्ताव आया ही नहीं था। और इन्होंने प्रस्ताव देने का तात्पर्य यह था, मैंने इसके बारे में पढ़ा, कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर के पास 2 किलोमीटर के अंदर एरिया आएंगे, उसमें प्रस्ताव दिया कि हम इसका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे, कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे कि इस प्रस्ताव के तहत 2 किलोमीटर के अंतर्गत कोई मीट की दुकान, शायद मुझे लगता है कोई शराब की दुकान ना रहे। तो लेकिन मैं अगर प्रस्ताव आता तो मैं इसका मुखालिफत करने के लिए खड़ा हो जाता। इस प्रस्ताव का मैं कभी समर्थन नहीं करता, क्योंकि आप एक एरिया और डिसाइड करते ना, आप इस तरह तो नहीं डिसाइड करते। किसी की रोजी रोटी का सवाल है तो आप एक एरिया डिसाइड करते, कम से कम 500 मीटर तक एरिया डिसाइड करते, 1 किलोमीटर तक एरिया डिसाइड करते। अब 2 किलोमीटर या किसी की रोजी रोटी जा रही है तो उस पर मैं कहता है कि अगर उनकी रोजी रोटी जा रही है किसी की, अगर उस मीट से, तो उस 2 किलोमीटर दायरे के बाहर जहां नगर निगम की दुकानें, उनको अलॉट की जाए। अब नगर निगम ने क्या कहा कि अब अभी प्रस्ताव तो सरकार के पास गया नहीं है, इन्होंने दिया। अब नगर निगम ने वैध और अवैध निर्माण का खेल खेला। अब दल मंडी या जहां जहां भी मीट की, गरीब बेचारे मीट बेच रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, उनके लिए इन्होंने घर घर गए, बोला कि आपकी दुकान लाइसेंस नहीं है, अवैध आप खोल के चला रहे हो। तो इतने दिन आप कहां थे? अगर वो दुकानें 40 साल से चल रही है, 30 साल से चल रही है, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, ठीक है, हमारे बनारस में सांसद हुए, 2014 से सांसद हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को 2017 से यहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं, आज 24 चल रहा है, 6 साल बाद इनकी आंख खुलती है कि ये अवैध नहीं है। इसका मतलब है कि घुसखोरी के रास्ते से कार्य हो रहा था। आज जब चढ़ाई की गई है तो आप सही हुए हैं। तो ये साफ है कि वैध और अवैध का लाइसेंस, अगर लाइसेंस ही आपको देना है तो आप लाइसेंस दो उनको, बाहर करके सारे लोग अपना रोजगार करें, क्योंकि इस समय रोजगार के हिसाब से उनका परिवार चलता है, किसी का जीविकोपार्जन होता है, उनके परिवार का जीविकोपार्जन होता है। तो मैं सदन में कहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी 2 किलोमीटर के अंतर्गत चीजों को कहते हैं कि मीट की दुकानें, दारू की दुकानें नहीं खुलेंगी, ठीक है, अच्छी बात है, एक तरीके से आपका धार्मिक चीज है, आपके धर्म का पूरा सम्मान मैं करता हूं, क्योंकि मेरा भी एक धर्म है, मैं आपके धर्म का सम्मान करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं नगर निगम से कहूंगा कि जिनकी दुकानें बंद होगी, जो भी होगी, अन्य कई जगहें, वहां पर उनको लाइसेंस दिया जाए, जिससे वो दुकानें अपनी चलाकर जीविकोपार्जन कर सकें। ऐसे में ये भी देखा जाए, जब सदन में प्रतिक्रिया चलती है, तमाम जब पार्षदों पर ये प्रस्ताव आता है, उसके बाद ही ये चीजें पारित होती है कि आपका सुझाव क्या है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था इसमें? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मैं खुद सदन में था। सदन में मैं खुद एक पुरुषों की महिला सीट मेरे यहाँ नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को भेजूं ना भेजूं, मैं खुद वहां बैठा था। कुछ ऐसा सदन में चर्चा ही नहीं हुई थी। जिस चीजों पे चर्चा हुई मुझे पता है, मैं खुद सदन में बेबाक बोलने वाला इंसान हूँ, मैं दब के नहीं रहता हूँ। मुझे पता है कि अगर सदन में आता, बहुमत उनकी थी, वो पास कर दिए होते हैं। लेकिन जब सदन में ये नहीं हुआ तो मैं उसकी मुखालिफत करने के लिए खड़ा होता कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो असंवैधानिक तौर पे, और असंवैधानिक चीजों का मैं मुखालिफत करने के लिए तैयार रहूंगा। इस तरीके से देख रहे हैं कि तमाम चीजें अल्पसंख्यकों को और हर तरीके तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आने वाले जो सियासी जो माहौल चल रहा है, इसमें कुछ असर पड़ेगा? देखिए, बात यहाँ अल्पसंख्यक को प्रताड़ित करने की नहीं है, बात यहाँ संविधान की है, रूल की है, नियम की है। ये देश चलेगा संविधान से, रूल से, नियम से चलेगा, ठीक है। जो गलत होगा, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, बिल्कुल लीजिए।
गलत लोगों के खिलाफ मैं भी नहीं खड़ा रहूंगा, मैं गलत के खिलाफ हूँ, रहूंगा और रहता रहूंगा। सिर्फ हम मुसलमानों का वोट यूज करती हैं और मुसलमानों को आज क्या दिया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। आज मुसलमान ना गवर्नमेंट जॉब में बचा हुआ, आज मुसलमान ठीक तरीके से शिक्षित पूरी तरीके से नहीं है। आज मुसलमान अपने परिवार को चलाने के लिए अनएजुकेटेड माना जाता है कि ये शिक्षित ही नहीं होते हैं, अशिक्षित कहलाते हैं। लेकिन आज मुसलमान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार जो भी हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, राज्य की हो, केंद्र की हो, वो हर लोगों को एक बराबर अपने फेयर तरीके से, अल्पसंख्यक को जो उनका फेयर तरीका है उनको दो, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो, उनका विकास हो, उनका आगे की एक तरीके से एजुकेशन में जाएं। और हमारे मुस्लिम भाई, हमारे सिख भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई जो अल्पसंख्यक में आते हैं, मैं चाहता हूं वो लोग कहीं इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अच्छी अच्छी पोस्टों पे हो और देश के भविष्य को विकासित बनाने के लिए देश को कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाए और हमारा इकोनॉमिक बूस्टर हो भारत का। इस संवैधानिक तरीके से क्या कहते हैं, हम लोग वोट देते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, एक लोकतंत्र है, हम वोट देते हैं, चुनते हैं। तो हमको इस जो आस्था का राजनीतिकरण कर दिया गया है, आज के दौर में किसको मतलब सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये देश आस्था से नहीं चल सकता, ये देश आस्था से नहीं चल सकता है। ये देश चलता है, चलेगा तो संविधान से चलेगा। जो संविधान निर्माताओं ने इस देश को संविधान दिया, इस देश की खूबी क्या है कि ये देश एक बगिया है जहां पर हर धर्म के फूल लगे हुए हैं और हम आपस में भाईचारा बनकर इस देश में रह रहे हैं। आप इस देश को आस्था पे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर कल के दिन नौजुबिल्ला कहना तो नहीं चाहिए कि कोई अल्पसंख्यक में से आ जाए पावर में, तो आस्था पे क्या चलेगा? मैं तब भी नहीं कहूंगा आस्था पे चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा, आस्था सबके दिल में हो, अपने अपने धर्म का पालन अनुपालन करें, अपने धर्म की पूजा पाठ करें, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा। संविधान के अलावा और किसी से ये देश नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से अल्पसंख्यक और सेकुलर लोगों को शोषण हो रहा है, और पिछली बार चुनाव में भी ये तमाम चीज़ें हुई है कि एक सेकुलर जो 95% सेकुलर पार्टी ने, सेकुलर लोगों ने वोट दिया 95%, फिर भी जो समाजवादी पार्टी थी वो हार गई और बीजेपी जीत गई। इस बार फिर क्या बोलते, एक डर का भय होगा कि मुसलमान आइए, अरे यार बीजेपी आ जाएगी, मुसलमान फिर। देखिए, मेरा एक मानना ये है कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर से डर निकाल दीजिए। कांग्रेस हुई, सपा, ये पार्टियां ऐसी हैं, इसी भाजपा को डर नहीं दिखाइए। अपने मत का हर मुसलमान, हर अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक को, सबको यूज करने का, प्रयोग करने का अधिकार है। आप पूरे मुसलमान या पूरे मिलकर एक तरफ वोट दे देंगे तो हम कभी कोई सरकार नहीं बना सकते। कोई भी पार्टियां हो, वो हर धर्म और जाति का वोट लाना चाहिए। और यहाँ पर जो शायद सपा की बात करता हूं मैं, सपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं कहना तो नहीं चाहिए, उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए कोई नहीं बात कर। 2013 में उनका मैनिफेस्टो था कि 18% आरक्षण दिया जाएगा शिक्षा में, नौकरी में, मुसलमानों को दिया गया? नहीं दिया गया, ये सिर्फ प्रलोभन दिया गया। क्या 12 की सरकार बनने के बाद क्या हम 2013 भूल जाएंगे? मुजफ्फरनगर दंगा, सेफई में डांस चल रहा था, क्या ये अभी राज्यसभा में इन्होंने किसको भेजा? जया बच्चन नचनिया को? क्या जरूरत थी? क्या पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है समाज में? आज मैं कहता हूं कि अगर आप पीडीए की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक की, दलित की, आदिवासी की, पिछड़े की, शोषित की, जिनको मुख्य धारा में लाया जा सके, तो एक ही राजनीति का स्तर होना चाहिए। बराबरी का हक सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी समाज से हो, किसी धर्म को। लेकिन ये क्या किए हैं? मैं सपा पार्टी, इनको सफाई पार्टी कहता हूँ। सफाई पार्टी, एकदम सफाई पार्टी है। इन्होंने मुसलमानों के हित के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है। और इसी तरह इलेक्शन जब था तो मुसलमानों ने एक तरफा होकर विश्वास दिखाया। क्या कितनी सीट जीत ली है ये? इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप भाजपा से बेनिडर होकर वोट करिए ऐसी पार्टी को जो एक अच्छी सरकार दे सके, संविधान के तौर तरीके पर चल सके और आपका मुस्तकबिल बना सके। मुस्तकबिल बनाने की बात होगी और जो मुसलमानों का एक लीडर हो। बस। सेकुलर पार्टी कौन सी, ये बताइए। इससे देखिए, सेकुलर पार्टी अपने आप को कहने के लिए सेकुलरिज्म की तो हर पार्टियां बात करती हैं, लेकिन सेकुलरिज्म में होती नहीं है। मैं सेकुलरिज्म उसको मानता हूं जो संविधान में लिखा हुआ है, और ये जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं ये दोगलापन की बात करते हैं। मैं कहता हूं ये दोगलापन है, दोगली पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, ये सेकुलरिज्म की बात ही नहीं करते। सेकुलरिज्म जो संविधान में लिखा है, मैं उस चीज को मानता हूं सेकुलर है, बिना भेदभाव किए, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इसमें बिना भेदभाव किए
हर जगह पे आपको सभी को मुख्य धारा में जोड़ना है। जो गरीब हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं, सभी को लेके चलना है। और ये पार्टियां, मैं ऐसी पार्टियों को नहीं मानता हूँ। जैसे कि इसमें सबसे बड़े सेकुलरिज्म जो चला रहे हैं तो ऐसी साहब है ना। देखिए, वो एक शिक्षित व्यक्ति हैं, मैं मानता हूँ बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं और कानून के बहुत एक तरीके से विद्वान व्यक्ति हैं। वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म की बात करते हैं। लेकिन अब चाहे कोई भी पार्टी हो, लड़ाई आइडियोलॉजी पे लड़ी जा सकती है, बिना आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अगर मैं भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ या कोई भी पार्टियां लड़ना चाहती है, अब उसकी पीठ पर बैटिंग नहीं कर सकते हैं। अब कोई आके कहे कि वो राम जी को मैं कृष्ण जी की मंदिर बनाऊंगा, वो थे तो मैं जेएनयू ब्राह्मण बन जाऊंगा, ये राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति लड़ाई है आइडियोलॉजी की हमारी। मतलब जहां से जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया, जिन्होंने मिलकर अंग्रेजों को भगाया, जिन्होंने मिलकर ये देश चलाया, लड़ाई उससे होगी। वंचित समाज को किस तरह मुख्य धारा में लाया जाए, लड़ाई वो होगी। मैं चाहता हूं कि हमारे सनातन भाई हों, चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे क्रिश्चियन भाई हों, चाहे सिख भाई हों, जो भी किसी के साथ शोषण हो, चाहे वो किसी के द्वारा करप्शन हो, चाहे उनके हक और हिस्से को मारा जाए, तो उसके साथ हर लोग व्यक्ति को मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। क्योंकि हम सब पहले एक इंसान के रूप में हैं और मेरा धर्म मेरे दिल में है। मैं अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करूंगा। मेरे धर्म, चाहे वो कोई भी हो, मेरे धर्म की आस्था को ना ठेस पहुंचाए, तो मैं उसके धर्म की इज्जत करता हूँ, वो हमारे धर्म की इज्जत करता है। और गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से हम सब मिलकर रहेंगे। एक और आखिरी सवाल है, आप निर्दल प्रत्याशी हैं यहाँ के, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन बना है तो क्या आप किसको समर्थन करेंगे या आप किसका सपोर्ट करेंगे? ओवैसी साहब 5 सीटों से इंडिया गठबंधन में जगह मांग रहे हैं और नहीं कह रहे हैं तो वरना हम 20 सीट से आ जाएंगे, फिर आप हमको वोट कटुआ कहोगे। नहीं, देखिए मेरा मुख्य विषय है भाजपा को हराना। मैं चाहता हूं कि चाहे मैं एक अदना सा इंसान, मान लीजिए मैं एक छोटा सा पार्षद हूं किसी भी इस वार्ड का, एक अदना सा, मैं आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ूंगा और मैं भाजपा को हराने का कार्य करूंगा। और जहां तक हो जाएगा, मुझे जो मानने वाले लोग हैं, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, बुजुर्ग, जो भी हमको लगता है कि हमारे लिए खड़ा है, मेरा छोटा बेटे की तरह, मैं उनके साथ खड़ा होके और उस भाजपा के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा, उसे हरवाने का कार्य करूंगा। अब यह है कि वो इंडिया गठबंधन लेके आए या अन्य पार्टियों से गठबंधन करके आए, मेरा जो है, मैं हरवाने का पूरा कार्य करूंगा। भाजपा से एड़ी चोड़ी लगा के हरवाऊंगा। ये मैं नहीं देखूंगा कि आगे कौन है, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी की लड़ाई है। भाजपा में बहुत सारे हमारे मित्र पड़े हुए हैं, लेकिन किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई, और आइडियोलॉजी की मैं लड़ाई लड़ूंगा। और जो हक की बात करेगा, जो रोजगार देने की बात करेगा, जो शोषित वंश को मुख्य धारा में लाएगा, जो मुसलमानों की हक की बात करेगा या हर समाज की हक की बात करेगा, जाति की बात करेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा और भाजपा को हराने का कार्य करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली न्यूज़ पे, और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।